हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू एडिटोरियल या फिर पूरे न्यूज़पेपर का एनालिसिस। पहली हेडिंग है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, सत्तनकुलम वर्डिक्ट शुड सेंसिटाइज द पुलिस अगेंस्ट यूज़ ऑफ एक्सेसिव फोर्स। पुलिस बहुत फोर्स यूज़ करती है, मतलब मार पिटाई कर देती है एक लेमैन टर्म्स में, उसके खिलाफ ये वर्डिक्ट आया है। इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझेंगे। The Sattankulam custodial murder verdict 2026 is a landmark ruling where a Madurai court convicted 9 policemen for the 2020 custodial torture and killing of Jairaj and Benix। की एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं इसमें। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्लासिफिकेशन इसको किया गया है, डेथ पेनाल्टीज फॉर द कन्विक्ट्स एंड क्रूशियल टेस्टिमनी ऑफ अ पुलिस वुमेन हाईलाइटिंग इश्यूज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फेलियर। सत्तनकुलम जो थे ये 2020 में ये पुलिस लॉकअप में बंद थे और इनका टॉर्चर बहुत ज़्यादा हुआ जिससे इनकी कस्टडी में ही डेथ हो गई थी। ठीक, तो इसमें 2 लोग थे जिसका नाम है जयराज एंड बेनिक्स, ये 2 लोग थे। इसको कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर मतलब विरलतम से विरलतम केस का क्लासिफिकेशन इसको दिया है। लीगल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें इस केस की, द वर्डिक्ट रीइंफोर्सेस द रूल ऑफ लॉ, अंडरस्कोर्स द नीड फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विथ गाइडलाइंस रिगार्डिंग अरेस्ट, एग्जाम्पल इन DK बासु केस, एंड हाईलाइट्स द नीड फॉर एन एंटी टॉर्चर लॉ। ये इस वर्डिक्ट का मेन उद्देश्य ये है कि एंटी टॉर्चर लॉ बने, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स किया जाए, ना कि रूल ऑफ ब्रूट फोर्स बढ़ावा दिया जाए। ये है DK बसु, इसमें एक एग्जांपल के रूप में है एक केस, और इसके हम की लीगल और एथिकल इश्यूज को समझेंगे। इसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था, सीवियर कस्टोडियल टॉर्चर, ब्रीच ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। मतलब एक तो वो कस्टडी में है, उसकी लिबर्टी मतलब उसका स्वतंत्रता तो पहले ही छिन गया है, लेकिन उसके बाद आप उसको टॉर्चर करोगे तो उसके जीने का भी अधिकार ख़त्म कर दिया, तो ये आर्टिकल 21 है। पुलिस रिफॉर्म के ऊपर इसमें फोकस किया गया है। द केस हैज स्पार्क्ड इंटेंस डिबेट ओवर पुलिस अकाउंटेबिलिटी एंड यूज ऑफ फोर्स। मतलब पुलिस जो फोर्स यूज़ करती है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उसमें ये डिबेट अब उभर के आ रही है कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी और यूज़ ऑफ फोर्स कितना क्या कैसे होना चाहिए। अगला है इसका अकाउंटेबिलिटी। द स्विफ्ट कन्विक्शन विद इन 56 डेज ऑफ फाइनल प्रोसीडिंग्स हाईलाइट्स अ मेजर विक्ट्री अगेंस्ट पुलिस ब्रूटैलिटी। पुलिस ब्रूटैलिटी के अगेंस्ट में बहुत ही तेज़ी से कन्विक्शन किया गया 56 दिनों में। फाइनल प्रोसीडिंग जो होती है कोर्ट में, उसमें सिर्फ और सिर्फ 56 दिन ही लगे जिसमें ये वर्डिक्ट आ गया, कन्विक्ट कर दिया गया। अगला हमारा आर्टिकल है वो, उसका टाइटल है ऑन इंडियाज़ अपडेटेड क्लाइमेट प्लेजेस। क्या है देखते हैं। India's announcement of its revised nationally determined contributions to the Paris Agreement prompts scrutiny of existing climate mitigation actions and the need to factor in the country's development cost alongside those of meeting its climate commitment। मतलब ये पेरिस अग्रीमेंट जो थी उसमें एक जो क्लॉज है नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन का, उसमें कुछ अपडेट किया है क्लाइमेट को लेकर के। क्लाइमेट को रक्षा के लिए जो प्लेज लिया गया था भारत के द्वारा, उसमें ये अपडेट किया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा बैकड्रॉप समझेंगे। जिस्ट है इसका, इंडियाज़ क्लाइमेट पॉलिसीज आर बेस्ट अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स एज अ लोअर मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्री विच शेप इट्स चॉइसेस फॉर क्लाइमेट एक्शन। मतलब भारत एक लोअर मिडिल इनकम और डेवलपिंग कंट्री है और इसके पास बहुत सारे संरचनात्मक दबाव हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट पॉलिसी में ये खुल के सामने नहीं, भाई अपना पहले हम डेवलपमेंट करें, उसके बाद से हम साथ ही साथ पेरिस अग्रीमेंट जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर फोकस भी करें। The country has implemented several decarbonization initiatives, including electric vehicles, deployment of non-fossil fuel power sources, technologies such as green hydrogen। भारत ने कुछ कंट्रीब्यूट जो किया है इसके फेवर में, वो है डिकार्बनाइजेशन करने के जो इनिशिएटिव भारत द्वारा लिए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है नॉन फॉसिल फ्यूल पावर सोर्सेज का, मतलब ऐसे पावर सोर्स जिसमें फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ना हो, जैसे सोलर हो गया और ये न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, इस तरह की चीज़ें। टेक्नोलॉजी को लाया है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को भारत सामने लेकर आया है। हाउएवर इंडिया नीड्स रूम फॉर फर्दर लार्ज स्केल ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री।
which must be factored in alongside the future cost of its climate commitment। मतलब जो इसने फ्यूचर को लेकर के क्लाइमेट कमिटमेंट किया है भारत ने, उसका एक सर्टेन कॉस्ट है। वो कॉस्ट कब कवर होगा? जब भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। पैसा होगा तभी तो हम पैसा खर्च कर पाएंगे, वो चीज़ है। अगला इसमें इम्पॉर्टेंट है पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। इसको COP21 जो कि 2015 में हुआ था उसमें अडॉप्ट किया गया था और ये इफेक्टिव है 4 नवंबर 2016 से। ये एक लैंडमार्क लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। मतलब इसका समझिए कि पेरिस एग्रीमेंट को पहले तो COP21 में जो हर साल सम्मेलन होता है उसमें अडॉप्ट किया गया था 2015 में। ये 4 नवंबर 2016 से इफेक्टिव है। ये एक लैंडमार्क है। ये शब्द जो लिखा है लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी, मतलब कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि ये होगा। It operates on a 5-year cycle of ambitious nationally determined contributions from 195 parties, supported by a global stock take and developed country financial support for climate action। मतलब इसमें जो कोर है, जिस्ट है, वो ये है कि डेवलप्ड कंट्री है जो वो क्लाइमेट को चेंज को टैकल करने के लिए फंड्स, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। जो और डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो करना चाहते हैं वो करेंगे, और ये सब कैसे करेंगे? नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन के अंदर रहकर। अब इसका अगला है अडॉप्शन एंड एंट्री इनटू फोर्स। अडॉप्टेड एट 2021 इन पेरिस एग्रीमेंट। तो हम लोगों ने देख लिया जो 12 दिसंबर 2015 को ये करेक्ट डेट है, उस डेट को ये अडॉप्ट किया गया था, ठीक। और ये फोर्स में मतलब ये लागू हुआ 4 नवंबर 2016 को, ठीक। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये लगभग इसमें 55 कंट्रीज थे फिर जो कि 55% ग्लोबल एमिशन को उत्सर्जित करते थे। अगला जो हम देखेंगे वो है इसका कोर गोल क्या है? टू लिमिट ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स इंक्रीज टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स एंड परसू एफर्ट्स टू लिमिट इट एट 1.5 डिग्री। देखो क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से बिलो रखना इसका गोल है, और जो ये सारे एफर्ट्स हैं इसके वो उनका जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस का ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। NDC क्या है? नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस। ऑल पार्टीज मस्ट सबमिट न्यू और अपडेटेड NDCs एवरी 5 ईयर आउटलाइनिंग देयर एक्शंस टू रिड्यूस इमिशन एंड बिल्ड रेजिलियंस। मतलब क्या है कि जितनी पार्टीज़ हैं इसमें जो इन्वॉल्व हैं सभी अपने हर 5 साल में NDCs को अपडेट करेंगी और आगे के लिए उसको अपना फिर से सही करेंगी। ग्लोबल स्टॉक टेक इसका क्या है कि ये हर 5 साल में जो है 2023 से शुरू हुआ है ये चीज़, हर 5 साल में इसका एक असेसमेंट मीटिंग होगा जिसमें हम कलेक्टिव प्रोग्रेस देखेंगे। इसमें लॉन्ग टर्म गोल्स पे चर्चा होगी और इसकी महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाया जाएगा। की प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके? एग्रीमेंट इज़ फाउंडेड ऑन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। CBDR के एग्रीमेंट के थ्रू ये जो है ये इसको लाया गया था, ये नेशनल सर्कमस्टांसेस के लाइट में। अभी हम इसको फिर से देखेंगे CBDR थोड़ी देर बाद, ठीक। पेरिस एग्रीमेंट में जो CBDR है उसका फुल फॉर्म है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, CBDR-RC। इसका मतलब यह है कि जितने नेशंस हैं उनको क्लाइमेट चेंज के लिए ऑल नेशंस मस्ट एक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना है, बट विथ डिफरिंग ऑब्लिगेशंस बेस्ड ऑन नेशनल सर्कमस्टांसेस। मतलब जो राष्ट्र की जो परिस्थितियां हैं उसका जो हिस्टोरिकल एमिशन रहा है कि कम करता रहा है, ज़्यादा करता रहा है, और कैपेबिलिटीज़ की उस राज्य की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं इसको ध्यान में रखते हुए हर राज्य अपना अपना कंट्रीब्यूशन देगा इस कॉज के लिए। अब जो क्लाइमेट फाइनेंस है इसका डेवलप्ड नेशंस को ये आवश्यकता, मतलब ये उनको लिए प्रावधान है कि वो सपोर्ट करेंगे डेवलपिंग नेशंस को, ठीक, मिटिगेट और अडॉप्ट करने में। मतलब कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए और नई चीज़ें अडॉप्ट की जाए विद अ फोकस ऑन रेजिंग फंड्स को रेज करते हुए।
100 बिलियन पर ईयर टारगेट है इसका, जो कि COP29 में अपडेट किया गया था। लीगल नेचर क्या है, ये बाइंडिंग है, बट द टारगेट्स यानी कि NDCs जो है आर सेल्फ डिटरमिन्ड एंड नॉट लीगली बाइंडिंग देमसेल्व्स। मतलब ये NDCs हैं वो खुद से आपको बनाना है, ना कि वो लीगली उसको बाइंड किया जाएगा। ठीक, इंडिया का जो कमिटमेंट है वो पंचामृत के नाम से जाना जाता है। इंडिया का जो एम है ये नेट ज़ीरो एमिशन 2070 तक होने का है, और एमिशंस को रिड्यूस किया जाएगा इंटेंसिटी ऑफ GDP बाई 45% बाई 2020। मतलब इमिशंस को 45% तक कम किया जाएगा 2030 तक। ठीक, 2005 के लेवल तक इसको मैच किया जाएगा। अचीव 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। मतलब 2030 तक 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल एनर्जी को इकट्ठा करना है। विड्रॉल है, अ कंट्री कैन सबमिट अ विड्रॉल नोटिस no earlier than 3 years after ratification of effective 1 year later। मतलब क्या है, कोई कंट्री इसमें से विड्रॉल भी ले सकती है अपना, लेकिन 3 साल से पहले नहीं, कम से कम 3 साल तक उसे बने रहना होगा। ठीक, अब अगली जो हमारी इसमें हेडिंग क्या, एक पिक्चर है, UNFCCC है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेम ऑन क्लाइमेट चेंज का, ये 1992 में ये UNFCCC सामने आया था। इसमें डिफरेंट टाइप के अकॉर्ड्स हैं, एग्रीमेंट हैं, प्रोटोकॉल हैं, उसको हम थोड़ा सा जस्ट देखेंगे। कोपेनहेगन अकॉर्ड जो था वो 2009 में आया था, और कैनक्यून एग्रीमेंट जो था ये 2010 में आया था, और ये डरबन प्लेटफॉर्म का जो फॉर इन्हेंस्ड एक्शन 2012 में आया था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, और बाली एक्शन प्लान 2007 में आया था। ठीक, ये सारे कमिटमेंट्स हैं, ये सारे प्रावधान हैं UNFCCC के। अब अगला जो हमारा हेडिंग है वो है फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर एट कलपक्कम टेक्स क्रिटिकल लीप फॉरवर्ड। ठीक, कलपक्कम में न्यूक्लियर रिएक्टर है ही, अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, न्यूक्लियर रिएक्टर का वहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ हम समझेंगे। अब एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR क्या होता है, ये एक एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि जनरेट करता है न्यूक्लियर फ्यूल से ज़्यादा पावर जनरेट करता है, और ये कंज्यूम करता है वाइल प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि कंज्यूम भी ये कम करता है बाय यूजिंग फास्ट अनमॉडरेटेड न्यूट्रॉन्स एंड अ ब्लैंकेट ऑफ यूरेनियम 238। मतलब कि एक फास्ट अनमॉडरेटेड न्यूट्रॉन को लेना है और यूरेनियम 238 का ब्लैंकेट क्रिएट करना है। इट कन्वर्ट्स नॉन फिजनेबल फर्टाइल मटेरियल इनटू फिजनेबल प्लूटोनियम 239। मतलब क्या है कि इस प्रक्रिया से जो प्लूटोनियम है वो कन्वर्ट हो जा रहा है नॉन फिजनेबल फर्टाइल मटेरियल में। ठीक, ये हमको चाहिए। इम्प्रूविंग फ्यूल एफिशिएंसी, जो फ्यूल एफिशिएंसी है, जो फ्यूल लगता है वो 60 से 100 गुना जो है ये है, उनसे ज़्यादा है, नॉर्मल जो कन्वेंशनल रिएक्टर हैं उनसे ज़्यादा है। ठीक, सिग्निफिकेंस इन इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भारत का है उसके अकॉर्डिंग्स में ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जो सेकेंड स्टेज होता है। ठीक, और इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है। एम्ड एट यूटिलाइजिंग द कंट्रीज वास्ट थोरियम रिजर्व। इसका जो एम होगा वो कंट्री का जो वास्ट, हमारे देश का बड़ा सा थोरियम का रिजर्व है उसको जो है यूटिलाइज करने का है। द 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम वाज डिजाइन टू ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग प्लूटोनियम टू ब्रीडिंग यूरेनियम 233 फ्रॉम थोरियम। मतलब क्या है कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कलपक्कम में लगेगा 500 मेगावाट का इसका प्रोटोटाइप है। ठीक, अगली हम हेडिंग पे बढ़ें तो वो है एक कॉर्नर पे इन ब्रीफ में जो रहता है वो है गवर्नमेंट प्लान्स 2.5 लाख करोड़ क्रेडिट गारंटी स्कीम। गवर्नमेंट ने 2.5 लाख करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम का प्लान किया हुआ है। अब इसके बारे में एक शब्द यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, द गारंटी ऑन बैंक लोन्स वुड बी प्रोवाइडेड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। ये NCGTC का फुल फॉर्म है। क्या है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। अब इसके बारे में की फैक्ट NCGTC के बारे में हम जानेंगे। इस्टेब्लिशमेंट इसका जो हुआ था मार्च 28, 2014 को है, अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ओनरशिप
होली ओन्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि ये जो है NCGTC है, ये इसके जो ओनर्स हैं वो है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। रूल क्या होगा इसका? एक्ट्स एज अ कॉमन ट्रस्टी कंपनी टू मैनेज एंड ऑपरेट वेरियस क्रेडिट गारंटी स्कीम्स अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर। ये एक कॉमन ट्रस्टी कंपनी की तरह है जो कि मैनेज करता है और ऑपरेट करता है जो अलग अलग क्रेडिट गारंटी स्कीम है बहुत सारे सेक्टर्स में। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू फैसिलिटेट कोलैटरल फ्री क्रेडिट टू MCMEs को सपोर्ट करने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसमें जो इस कंपनी से जो चीज़ें मैनेज, जो स्कीम्स मैनेज होते हैं वो इस प्रकार है। CGFMU क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, ये मुद्रा लोन्स को कवर करता है। अगला है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, ये स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की व्यवस्था ये करता है। फिर अगला है CGSSI क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया, SC/ST वुमेन एंटरप्रेन्योर। मतलब ये क्या है? CGSSI है, ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है। ठीक, ये स्टैंड अप इंडिया के प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए। CGSE क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम है CGSE। CRGFTLIH क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लॉन्ग इनकम हाउसिंग। ठीक, और अगला है ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर कोविड-19 रिलीफ। मतलब कि ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के जो गारंटी होता है वो नहीं है, वो है मतलब उसमें ये काम करता है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। अगला हमारा हेडिंग है, अगला हमारा न्यूज़ है IRDAI। ये IRDAI फॉर्म्स पैनल टू रिव्यू प्राइवेट हेल्थ कवर फैसेट्स। प्राइवेट हेल्थ कवर के पैनल को रिव्यू करने के लिए IRDAI ने कोशिश की है। IRDAI के बारे में हम कुछ की फैक्ट्स जानेंगे। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में। ये शुरू हुआ ऑपरेट करना मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट के पास। ठीक, टू प्राइवेटाइज एंड रेगुलेट द इंश्योरेंस कंपनी। इसका एम क्या था इस इस्टेब्लिशमेंट का? प्राइवेटाइज करना और रेगुलेट करना इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसमें क्या था? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, एंश्योर फेयर, ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट इंश्योरेंस ऑपरेशंस। मतलब इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो इस पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको फेयर, ऑर्डरली और ट्रांसपेरेंट इंश्योरेंस ऑपरेशन करना है। और इसका जो लेटेस्ट वो है लीडरशिप है वो है जुलाई 2025 के मुताबिक चेयर्ड बाय मिस्टर अजय सेठ। मतलब जो लेटेस्ट इसकी IRDAI की लीडरशिप है वो जुलाई 2025 से है। इसकी चेयर पे बैठते हैं मिस्टर अजय सेठ। सो थैंक्स फ्रॉम माय साइड। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।